नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बच्चों 2 अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था और आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 3। सबसे पहले उसको हम समझेंगे और उसमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। विशेष ध्यान देना बच्चों, मैं जो प्रश्न आपको कराने वाला हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप ध्यान से समझिएगा। उससे पहले बेसिक चीज़ें समझते हम कि चैप्टर है क्या, किसके बारे में है, क्या चीज़ें होती है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो बच्चों आइए चैप्टर 3 को समझते हैं कि ये है क्या, है ना। तो पहले देखें आप क्या बोल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इक्वेशन बोल रहा है, समीकरण। अपने माइंड में इक्वेशन को समझिए और 2 चर उसने पहले क्लियर कर दिया बच्चों। तो आपको समझना ये है कि इस पे 2 चर होंगे, मतलब x और y दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब थोड़ा सा मैं रैखिक पे विचार कर लेता हूँ बच्चों। रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनकी घात 1 होती है। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनकी घात कितनी होती है, 1 होती है। और ध्यान है बच्चों, 1 चर वाला भी रैखिक समीकरण हो सकता है और 2 चर वाले भी रैखिक समीकरण होते हैं, जिनका तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ रैखिक समीकरण यहाँ पे लिखे हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ a1x, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ax प्लस बी बाय प्लस सी भी कर सकते हो। मैंने 1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं और कुछ आपको सूत्र भी समझाने वाला हूँ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आपके शुरुआती क्वेश्चनों में ये जरूर पूछा जाएगा कि रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, समांतर होंगी, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखें। आपको कुछ रैखिक समीकरण मैंने यहाँ पे लिखे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रैखिक समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे पहचानेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है, पावर देखना है, घात देखना है। किसकी देखना है, हमेशा चर राशि की घात देखना है आपको। देखोगे आप यहाँ पर तो चर राशि x है, यहाँ पे y है, उसकी पावर कितनी है, 1 है। मतलब कैसा इक्वेशन है, रैखिक है। बच्चों काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते कि इक्वेशन आए कहाँ से, तो कुछ नहीं बच्चों, ये चतुर्थांश से आए हुए हैं, इनसे आए हुए हैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आपको यदि आपने पहले पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको बता दें। रैखिक समीकरणों को हल करने की 2 विधियाँ बताई गई है खासकर आपके सिलेबस में। एक बताई गई है ग्राफी विधि, वो मैं आपको सिखाने वाला नहीं हूँ अभी फिलहाल, उसको मैं सेकंड वीडियो में जरूर डालूंगा। मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीजगणितीय विधि, कि उसके द्वारा आप रैखिक समीकरणों को हल कैसे करें। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप जो भी रैखिक समीकरण को हल करते हो ना, तो उस पर आपको 2 वैल्यूज मिलती है और दोनों हमारे पास किसकी वैल्यू मिलती है, एक x की मिलेगी और एक y की मिलेगी, है ना। तो रैखिक समीकरणों को जब भी सॉल्व करोगे ना, तो आपके माइंड पे ये चलना चाहिए कि हमें ना वैल्यू x और y की निकालना है। बस आपको रैखिक समीकरण पता चल गया क्या होता है, एक पावर अपने माइंड में रखें और 2 चर है तो 2 चर देख लें, x और y। बस आगे चलते हैं। तो हम आज 2 विधियां सीखेंगे, एक सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि और एक सीखेंगे विलोपन विधि। बच्चों एक विधि और होती है जिसको बोलते हैं हम वज्र गुणन विधि, परंतु वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अभी आने वाली नहीं है। मैं उसका भी आपको वीडियो जरूर डालूंगा, जरूर सिखा दूंगा, परंतु आप अभी ये 2 विधियां समझें जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। बच्चों ध्यान से देखें, और कुछ फॉर्मूले, ये सूत्र हैं बच्चों, इनकी जर्नी तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, वीडियो काफी लंबी होती है। बस आप ये समझें कि यदि आपके पास फॉर्मूला में कुछ इस टाइप से आएगा या फिर आपको बोल देगा कि अद्वितीय हल के लिए क्या स्थिति बनती है, या अंतः अनेक हल के लिए क्या स्थिति बनती है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या स्थिति बनती है, तो आप उसको समझें। इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेगी, कि हमारे पास यदि ये दिख रहा है ना, नॉट इक्वल टू, 2 ही पोजिशन दिख रही है, नॉट इक्वल टू का नजर आ रहा है, मतलब आपको इसको समझना अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कुछ ऐसा होता है बच्चों, गुणा। यदि आपके पास ऐसा क्रॉस है, क्रॉस यदि नहीं भी है तो आप ये समझे, यदि अद्वितीय हल आया है तो आपके पास हमेशा रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, एक दूसरे को काट रही होगी। अद्वितीय हल का मतलब ही यही है कि भैया वो क्या करेगा कि इसके ना जो दोनों पद होंगे वो बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, अद्वितीय हल होगा। बस ये बेसिक चीजें आप माइंड में डाल लें, मैं जर्नी इसकी जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं। आगे है ये वाला जो फॉर्मूला बना है, ये है अंतः अनेक हल के लिए। ये अद्वितीय हल का है बच्चों, ये अंतः अनेक हल के लिए आप समझे बहुत सारे हल है, बहुत सारे हल है, बहुत ज्यादा हल है। तो आप क्या माइंड में क्या है, मतलब इक्वल इक्वल, बस ध्यान रखो इसके तीनों कंडीशन में आपको इक्वल मिलेगा। यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, मतलब तीनों बराबर होंगे। मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। हाँ एक चीज और बता दूं बच्चों, यदि आपकी अंतः अनेक हल बहुत सारे हल आते हैं ना, तो आपकी जो रेखाएं होती वो समांतर होती। कैसे समांतर, कैसे होती, क्या होता समांतर, कुछ नहीं बच्चों,
बच्चों समांतर का मतलब ये है कि बस उसी के जैसे दिखे, उससे बड़ी छोटी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब कुछ इस टाइप से होना चाहिए। हाँ, ये ना चिपकी हो और ना ही एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब आपको कुछ ऐसी होना चाहिए रेखाएं। मैंने यहाँ पर रेखा भी बनाई है, आप देखो यहाँ पर कि आपके पास एक रेखा ये दिख रही है, एक रेखा ये दिख रही है, और मैंने दोनों को इक्वल किया हुआ हूँ। बच्चों आप समझे कि आपको बराबर से मतलब नहीं, बस उसी के जैसे होना चाहिए, वो समांतर कहलाती है ना। तो ये रेखा बड़ी छोटी भी हो सकती है परंतु ऐसी होना चाहिए, तो ये समांतर होती है। और समांतर रेखा होती है दो, तो समझ लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का ये भी उठता है कि दो रेखाएं क्यों ले रहे हैं। बच्चों मैं बता दूं, हमने ना दो इक्वेशंस में इस कंडीशन को ऐड किया है। आपके पास अद्वितीय हल की बात कर लें, अंतः अनेक हल की बात कर लें, या फिर कोई हल नहीं है की बात कर लें, ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं ये दो समीकरणों पर वेस्ट होते हैं, दो रैखिक समीकरणों पर वेस्ट होते हैं। एक समीकरण पर ये फार्मूले कभी नहीं लगते हैं। तो ये अपने माइंड में आप बिठा लें कि हम इनको जब भी सॉल्व करेंगे और दो समीकरण होंगे बच्चों, तो ऑब्वियसली दो रेखा होंगी, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, रेखाओं के समीकरण है। तो आप ये माइंड में बिठा लें, दो समीकरण है मतलब दो रेखाओं के समीकरण। और दो रेखाएं कैसी हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकती है क्या, खुद माइंड में सोचिए। इन तीन स्थितियों के अलावा रेखाओं की और स्थितियां हो सकती है क्या बच्चों? यहां से भी काटेंगे तो भी प्रतिच्छेदी ही मानी जाएंगी, या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर दोनों एक साथ मिल गई होंगी। यही कंडीशन बन सकती है इन तीन रेखाओं में। तो तीनों कंडीशनों में देखा गया है। देखो, अगर हम रेखाओं को प्रतिच्छेदी करके देखते हैं तो हमें अद्वितीय हल मिलता है, मतलब दोनों पोजीशन राइट साइड वाली हमें बराबर नहीं मिलती है। यदि हम दोनों रेखाओं को कैसे समांतर करके देखते हैं तो हमें अंतः अनेक हल मिलते हैं, मतलब हमारे पास तीनों बराबर आते हैं। तो आपको पता है जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत सारे हल निकल सकते हैं। तो आप ये माइंड में बैठा लें कि समांतर होंगी तो मतलब बहुत सारे हल हमारे पास निकलेंगे। संपाती करके देखिए, हमने एक दोनों रेखाओं के एक के ऊपर एक रख के देखा तो क्या मिला हमें बच्चों कि दो तो बराबर मिले परंतु तीसरा बराबर नहीं मिला। और हमें पता है यदि वज्रगुण विधि आपने करी है नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि पहला लास्ट वाले के बराबर होता है, लेकिन लास्ट वाला तो इज नॉट इक्वल टू, बराबर ही नहीं है, तो इसका कोई हल बिल्कुल नहीं होगा। बस आप ये माइंड में रखें कि यदि आपके पास अद्वितीय हल आता है तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अंतः अनेक हल आता है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होंगी। और यदि आपके पास कोई हल नहीं आता है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती आप माइंड में बैठा लें कि दोनों रेखाएं मिल गई, बस एक साथ दोनों रेखाएं आ गई, बस ये ध्यान रखें। आइए बच्चों, कुछ हम प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड और विलोपन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आइए बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। आपको सिर्फ विधि समझना, मेथड समझना है। आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड यदि आप समझ गए तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप प्रतिस्थापन विधि हो, वज्रगुण विधि हो या फिर विलोपन विधि लगा रहे हो तो आप हमेशा दो समीकरण में लगाओगे बच्चों, एक में कभी नहीं लगता है, एक इक्वेशन पे कभी नहीं लगेगा, 3 पे भी नहीं लगेगा, 4 पे भी नहीं लगेगा, सिर्फ दो ही इक्वेशन पर ये सारी की सारी मेथड है लगती है। तो सबसे पहले आपको सवाल जब भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको दो इक्वेशन ढूंढना है, दो इक्वेशन पता करना है। आपके पास क्वेश्चन में बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, उनकी काउंटिंग कर लेना, आपको नाम दे देना उनको, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। यदि आपने पहले पढ़ा है, काफ़ी सारी इक्वेशनों के आपने नाम दिए, वही करना है। यहाँ पे काउंटिंग कर लोगे, उससे क्या होगा बच्चों, आपको पता चल जाएगा कितने इक्वेशन मैंने नाम दे दिए यहाँ पर 1, 2। उसके बाद आपको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि पहले दो समीकरण लो, दोनों के नाम दो, उसके बाद उसमें से कोई एक समीकरण लो, उसमें से करना क्या है, पहले दो लिए फिर उसमें से एक लेना है, और उसमें करना क्या है, कोई भी एक चर का मान निकालना। सिंपल सा काम है बच्चों, ध्यान से देखो। हमने दो समीकरण ले लिए, 1 और 2, और उसमें से हमने एक समीकरण लिया, मुझे एक से लगाओ, आप दो करके देखें। मैंने समीकरण 1 लिया, उसमें से मैंने क्या किया, एक चर का मान निकाला, क्योंकि हमें चर का ही मान निकालना होता है। कैसे निकालेंगे बच्चों, पक्षांतर करके। बच्चों आपको पक्षांतर करते हुए आना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पर इक्वेशन लिया, मैंने थोड़ा सा पक्षांतर भी किया हुआ हूँ। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसको मैंने ले लिया हूँ। और समीकरण नंबर 1 में मेरे को क्या चाहिए था, x का मान चाहिए था। आप y का भी निकाल सकते हैं। तो x का मान, जिसका मान निकालना होता है तो उसके साथ जो भी जुड़ा है उसको इक्वल के, बराबर के इस तरफ रखिए, बाकी जो भी आपकी संख्याएं हैं उसका पक्षांतर कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 0.2x जैसे कि वैसा रखा, उसके बाद 0.3y का मैंने ट्रांसफर कर दिया, प्लस का था तो माइनस में चला गया, 1.3 माइनस 0.3y।
अब उसके बाद मेरे को x चाहिए था, क्योंकि अभी ये इसके साथ ये ऐड है, ये इसको हटाना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी ट्रांसफ़र किया। ये जो गुणा में था इसके साथ गुणांक है, काय में चला गया भाग में, तो x बराबर आ गया 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2। बस कुछ नहीं करना है, काम बन गया, हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गया। क्यों आ गया अभी ये समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। क्या करना है, 2 समीकरण लेना, नाम देना, एक लेना, कोई एक चर का मान निकालना है। बच्चों मैंने x का निकाला हूँ, आप y का निकाल के देखिए, y का भी आप निकाल सकते हो पक्षांतर करके, है ना। अब आपको क्या करना है कि जो आपने जो समीकरण 3 में 3 निकाला है, x का मान आपने प्राप्त किया हो, समीकरण 3 से क्या करना है, x का मान लेना है और उठा के कौन सा समीकरण पे रखना है। बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 में कोई में भी रख सकते हो, बट आप कोशिश करें कि जैसे आपने समीकरण 1 लिया है तो आप जो मान निकाल रहे हो समीकरण 3 का, उसको दूसरे में रखने का प्रयास करें, तो इसमें आपको क्या होगा कि थोड़ी आसानी पड़ेगी। मैंने 1 ले लिया हूँ तो अब मैं मान किस पे रखूंगा, दूसरे पे रखूंगा। किसका मान रखूंगा, x का रखूंगा, जो समीकरण 3 बना है। तो मैंने x का मान यहाँ पे लिखा भी, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो मैंने समीकरण 2 देखा, ये दिख रहा बच्चों, और कहाँ पे मान रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे। तो अभी ये 0.4 जैसे कि वैसे बाहर हो जाएगा और x की जगह पे ये पूरी वैल्यू हमारी आने वाली है, तो यहाँ पे रखो 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5 y जैसे का वैसा रखेंगे इज इक्वल टू 2.3। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं बच्चों, ये कट जाएगा हमारा, तो ये 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, है ना, सिर्फ 2 बचेगा। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको 0.2 लिख देते हैं काटने पर, ये गलत है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से पॉइंट भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आप इसका बट्टा बनाओगे तो पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, विशेष ध्यान देना। 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26। इसको आप अब 1.3 को 13 मान लें, फिर 2 का गुणा कर लो, देखो 2 तिया 6, 2 एकम 2, आगे गुणा करोगे बच्चों तो 2 शून्यम शून्य और 2 तिया 6, 6 बाय हो जाएगा। हम इस 2 का अंदर गुणा करना है बच्चों, नीचे कट चुका है, आगे ये प्लस 0.5 y जैसे का वैसा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हमने अगर x इधर निकाल लिया तो इधर y बनाएंगे, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस मतलब घटेगा, तो 0.6 y बड़ा है, 0.5 y छोटा है, तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसफ़र करेंगे घटा के, समझना बच्चों। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.1 y, लेकिन ऋण में, क्योंकि बड़ी संख्या ये है हमारी, माइनस के साइन के साथ बचेगी, और माइनस का पक्षांतर उधर करोगे तो काहे में जाएगा बच्चों, प्लस में जाएगा, ये प्लस में गया हुआ है, ठीक है। और ये जो प्लस का था उसका पक्षांतर इधर करोगे तो काहे में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। इन दोनों को हमने घटाया, जो बचा उसका पक्षांतर उधर कर दिए राइट हैंड साइड, और उधर जो था उसको उठा के इधर ला लिए। क्यों लेके आए, क्योंकि 2.6 2.3 से बड़ा है, समझ रहे हो। इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में जाएगा, तो हमने इसको इधर ला लिया, तो घटाने में हमें आसानी पड़ी। 2.6 में से हमने 2.3 घटाया बच्चों, तो बच्चा हमारे पास 0.3, और हमने क्या किया, इस 0.1 का इधर पक्षांतर कर दिया, ये गुणा में था, काहे में आ गया, भाग में, तो हम इसको काट देते, ये पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, और 1 तिया 3 मतलब 3, तो 3 हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने पहले ही कहा था बच्चों, आप जब भी सॉल्व करते हो आपको y की वैल्यू निकालना पड़ता है, y और x दोनों की। अगर आपने x का मान निकाला है तो आप y की वैल्यू निकाले, और y का मान निकाला है तो x की वैल्यू निकाले, दोनों ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 2 समीकरण है, दोनों समीकरणों को सॉल्व करके करना क्या है, x y के मान ही निकालना बच्चों, बस यही इसका बेसिक फंडा है। अब y का मान क्या करेंगे हम, जब हमारे पास y का आ गया तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। बच्चों मैं बता दूं, ये मान आप इन दोनों में भी रख के निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास अच्छा खासा पक्षांतर किया हुआ बना है ना, आप यहाँ पर रखें। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखोगे, आप यहाँ पर रखते हैं हम, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3, और यहाँ पर है y, तो यहाँ पर रखेंगे हम y का मान, कितना होगा बच्चों, 3, तो करते हैं 1.3, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 का 9, तो 0.9 आ जाएगा, 3 तिया 9, समझ रहे हो। आगे तो माइनस कर लेते हैं इसको, 1.3 में 0.3 माइनस होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं करना भी, इसको 13 मान लो और इसको मान लो 9, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन दशमलव लगा लो, क्योंकि ये इसको क्या देगा, कैरी करेगा, उधार देगा, समझ रहे हो। तो 0.4 अपॉन में इसका जो क्या था बटा वाला वो रखा रहेगा, 0.2 डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, पता है आपको, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। बच्चों ये लिखने का आप पूर्ण प्रयास करें जब भी आंसर लिखते हैं कि अतः x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल है, आपको ये लिखना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेंगे।
आइए बच्चों विलोपन विधि को समझ लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि कोई विधि आसान और बहुत ज़्यादा इजी यदि कोई लगती है तो वो यही है, विलोपन विधि। बहुत आसान है, इसका कॉन्सेप्ट भी आसान है, सारे की सारा सिंपल है, काफ़ी सारी बच्चों की फेवरेट विधि भी है और इनफैक्ट अब मेरी भी फेवरेट है विलोपन विधि। बहुत आसान होता है बच्चों इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, आपके पास दो समीकरण होंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास दो समीकरण होंगे ही होंगे तभी ये विधियाँ लगती है। बिल्कुल, यदि आप विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपको दो समीकरण देखना। दो समीकरण है, यस है, समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 2 हमारे पास है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में मिलेंगे बच्चों। मेरा उद्देश्य आपको मेथड समझाने का है, आप कॉन्सेप्ट समझें तो इससे क्या होगा कि आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि। तो कुछ नहीं करना बच्चों, विलोपन विधि में भी सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, नाम तो देना ही पड़ेगा हमें समीकरणों को, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमारे पास दो समीकरण अवेलेबल है। अब कुछ नहीं करना, विलोपन विधि में थोड़ी ध्यान से समझिएगा, दोनों समीकरणों को लेना है जैसे कि वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, थोड़ा समझिएगा बच्चों। मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ कुछ समय के लिए। मैंने दोनों समीकरण को ले लिया, यहाँ पे लिखा ना मैंने समीकरण 1 व 2 से। बच्चों आप लिख सकते हो इनको कि 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर या प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आप मैथमेटिक्स में जितने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाओगे बच्चों उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। आप कोशिश करें कि बहुत अच्छे तरीके से आप जमाएं, एक सुसज्जित तरीके से जमाएं। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चनों को कैसे आपको जमा के लिखना है। बस आप ध्यान दें, अभी आप विधि समझें, विधि पे कंसंट्रेशन करें कि ये होती क्या, कैसे सॉल्व करेंगे विलोपन, है ना। तो कुछ नहीं करना, मैंने दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे लिख लिया। विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है हमें कि जो दो इक्वेशन है, दो समीकरण है ना, उस पे एक्स और वाई के जो भी गुणांक है दोनों समीकरणों को उनको बराबर करना है। बराबर क्यों करना है? क्योंकि उससे वो कट जाएंगे और हमारे पास एक चर का वैल्यू निकल जाएगा, एक चर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सिंपल सा काम है। अब कैसे करते हैं उसको समझते हैं बच्चों। मैं ज़्यादा लंबी मेथड आपको बताने का प्रयास नहीं करूंगा, बस आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, आपको समझ में जाएगा। क्या करना है आपको, इनके गुणांक बराबर करना है। एक्स और वाई के गुणांक यदि नहीं समझ में आता तो ध्यान से दें, इनके देखें बच्चों, इनके साथ जो गुणा में है ना, गुणा मतलब उनके साथ जुड़े हुए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 1, मतलब ये गुणांक है, इनको बराबर करना है। इन दोनों समीकरणों में देखोगे तो इनके गुणांक बराबर नहीं है। हम किसी एक के गुणांक बराबर कर पाएंगे क्योंकि दोनों का तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम किसके, एक्स के गुणांक बराबर करते हैं। तो एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, 2। अगर यहाँ पर 2 आ जाता है तो बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं आता बराबर करना तो कुछ नहीं करना, इनके गुणांक देखना है हमें। एक्स के गुणांक बराबर करना ना बच्चों, तो x के साथ यहाँ पर कितना गुणांक है, 2। 2 का गुणा ऊपर कर दो आंख बंद करके। यहाँ पर कितना गुणांक है बच्चों, 1। 1 का गुणा नीचे कर दो आंख बंद करके, आपको खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। बस यही करना, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, इनके गुणांक बराबर करना है। आप इनके भी गुणांक बराबर कर सकते हो। इसका करना है तो x का करना है तो x के साथ जो गुणांक होगा ऊपर, नीचे वाले का ऊपर कर दो, ऊपर वाले का नीचे गुणा कर दो। बस यही है, यही एक बेसिक ट्रिक है और यही इसका फंडा है। बस इतना ही होता है विलोपन में, कुछ नहीं करो गुणा। तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 5 दूनी 10। आगे 1 का गुणा किसी भी राशि के साथ करते हो हमेशा वही आता है, 2x ऋण 3y बराबर में 4। बच्चों यहाँ ध्यान देना, आपको चिन्ह, परिपाटी चिन्ह जरूर बदलना है। ऐसा नहीं करना है आप डायरेक्ट सॉल्व करो, चिन्ह जरूर बदलोगे आप। मतलब यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है बच्चों, ध्यान रखें इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस। प्लस का क्या होगा बच्चों, माइनस। मैंने यहाँ पे साइन बदले हुए हैं, आप ध्यान से देख लो, ये सारे के सारे साइन मैंने बदले हैं। अब देखो ये ऊपर वाला प्लस में, ये नीचे वाला माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साथ में बराबर भी है। आगे ये दोनों प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितना होगा, 5y हो जाएगा, है ना। और 10 में से 4 क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। देखो ये प्लस प्लस जुड़ गए, ये प्लस माइनस घटेगा, तो 5y बराबर में 10 में से 4 गए 6। अब 5 का इधर ट्रांसफर करोगे, काहे में जाएगा, भाग में, तो y की वैल्यू जो आएगी 6/5। अब आपको करना क्या है, y का मान निकल गया बच्चों। आप कुछ नहीं करो, ये y का मान दोनों में से किसी एक में भी उठा के रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 में रखो चाहे 2 में, मैं 1 में रखता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उस पर रखते हैं। तो x प्लस y का मान कितना है, 6/5 बराबर में 5। अब 6/5 का हम ट्रांसफर करेंगे उधर, तो x बराबर में 5 ऋण 6/5, क्योंकि धन का है, ऋण में जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके गुणा करेंगे, है ना। तो बच्चों यदि आपके पास एलसीएम लेना नहीं आता तो आप त्रियक गुणा कर लें। पहले इस तरफ करना है आपको एक स्टेप, दूसरी आपको इधर करना है। मैं 1 नंबर इसको लिखता हूँ, इसको 2 नंबर, और तीसरी स्टेप आपको करना नहीं चाहिए, ये हो गया आपका 3 नंबर। पहले आप इधर करोगे तो 5 होगा 25, फिर इधर करोगे तो 6 एकम 6, बीच का साइन जैसे का वैसा, और नीचे करोगे बच्चों तीसरी स्टेप तो 5 एकम 5। बस ये बेसिक चीज़ें याद रखें आप त्रियक गुणा में। यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा एलसीएम का, बस आप अभी त्रियक गुणा पे कॉन्सेंट्रेशन करें।
तो 25 में से 6 घटाओ बच्चों तो बचेगा 19/5। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, अतः x बराबर 19/5 बराबर y बराबर 6/5 दिए गए समीकरण का हल होगा। बच्चों यदि आपको और भी डाउट्स हो ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें नए हैं तो हमारे चैनल को, है ना। तो आने वाली हमारी हर अपडेट आपको ज़रूर मिले। और हाँ बच्चों, विशेष ध्यान दें, मैं आपको पूरा की पूरा एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम्स के पहले, तो बने रहे हमारे साथ, है ना।